हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रबल क्षार में हमने NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस इन सभी का नाम जाना कि ये क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया चूने पानी में, ग्रीस हटाने में और ये साबुन में। तो NaOH को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड या प्रबल क्षार। ठीक है ना। ऐसे ही दुर्बल क्षार भी होता है। दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। प्रबल क्षार का मतलब उसी प्रकार से जैसे हमने प्रबल अम्ल पढ़ा, दुर्बल अम्ल पढ़ा, उसी प्रकार से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार का मतलब है कि जो क्षार जल में आसानी से घुलनशील हो, वो क्या है? प्रबल क्षार है। जो क्षार जल में आसानी से ना घुले, वो क्या है? दुर्बल क्षार है। उसी प्रकार से जैसे हमने अम्ल में अम्ल की क्षारीयता पढ़ी थी, इसमें क्षारक की अम्लीयता पढ़ेंगे। सेम हेडिंग है कि किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित, उसमें क्या था? किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रॉक्सिल आयनों, यही OH निगेटिव आयन को, OH ऋण आयन को हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रॉक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो हमने पिछली परिभाषा में पढ़ा अम्ल की क्षारीयता में कि किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयनों की संख्या उस अम्ल की क्षारीयता कहलाती है। उसी प्रकार से इसमें भी है बच्चों कि किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रॉक्सिल, केवल उसमें हाइड्रोजन से इसमें हाइड्रॉक्सिल कर देना है बस, और यहाँ पे OH निगेटिव लिख देना है H पॉजिटिव की जगह पर। तो किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। उसमें भी जैसे उसमें H पर डिपेंड करता था, इसमें OH पर डिपेंड करता है। OH की संख्या कितनी? 1 है, देख रहे हैं ना, तो इसकी अम्लीयता भी क्या होगी? 1 होगी। और इसमें OH की संख्या 2 है, OH की संख्या 2 है, तो इसकी अम्लीयता भी 2 होगी। उसी प्रकार से इसमें OH की संख्या 3, इसमें OH की संख्या 3, तो इसकी अम्लीयता भी क्या होगी? 3 होगी। ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी जिन बच्चों को, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। देखो इसमें एक नोट पॉइंट है कि जब भी हम क्षार को जल में घोलते हैं तो जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा कि अम्लीय और क्षारीय कब होता है pH मान में। तो अभी आगे हम बताएंगे, जो थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होगी उसके आगे हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। आप परेशान न होइए कि अम्ल pH मान क्या है, ये 7 कहाँ से आ गया, ये सभी हम आगे चर्चा करेंगे। बस आप इसको नोट में जानते रहिए कि जब भी क्षार को जल में घोलते हैं तो जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है, एल्काली हो जाता है। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। अब अगली हेडिंग आपकी आती है सूचक। क्या आता है? सूचक, इंडिकेशन ना, इंडक्टर। जैसे सूचक मतलब सूचना देने वाला, जानकारी प्रदान करने वाला। ठीक है ना, सूचना देने वाला। अब जैसे बाइक में इंडिकेटर लगा रहता है ना, इसको भी इंडिकेटर ही बोलते हैं। इसका काम केमिस्ट्री में एक सूचक, जैसे सूचक है, सूचना देने वाले की तरह हुई होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं हम सूचक देखेंगे बच्चे। इसको इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में। इंडिकेटर अर्थात सूचना देने वाला। तो इसकी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारकीय का परीक्षण करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारकीय का परीक्षण करने में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जैसे हम हमने आपसे चर्चा की थी कि हम प्रयोगशाला में खड़े होते हैं तो अम्ल क्षार 2 प्रकार का लिक्विड अगर हमको दिया जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह अम्ल है कि क्षार है? तो उसके लिए हमको एक लिटमस पेपर की आवश्यकता होगी। या तो अम्ल की परीक्षण करना है तो हमको नीले लिटमस पेपर की, और क्षार का परीक्षण करना है तो हमको लाल लिटमस पेपर की। लेकिन लिटमस पेपर की आवश्यकता होती है ना अम्ल और क्षार का परीक्षण करने में।
तो वही लिटमस पेपर ही बताता है कि यह अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस पेपर क्या हो गया? सूचक हो गया, सूचना देता है कि यह अम्ल है या क्षार है। उसी प्रकार से वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारकी का परीक्षण करने में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि अम्ल या क्षार है, वही क्या होता है? सूचक होता है। जैसे हल्दी, गुड़हल के फूल, लिटमस पेपर देख रहे हैं ना, पीएच स्केल। पीएच स्केल भी होती है जिसपे हम अगर उसको डालते हैं तो अगर वो 7 से अधिक हो गया तो क्षारीय है, और 7 से कम हुआ तो अम्ल है। तो सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक के प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सूचक। सूचक के प्रकार में जैसे इसको इंग्लिश में टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला है प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे का फूल, हल्दी, गुड़हल फूल आदि, ठीक है ना। और कृत्रिम सूचक क्या है? ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन, ये कृत्रिम सूचक हैं। ये मनुष्य द्वारा जो बनाए गए हैं पहचान करने के लिए, वो सूचक हैं। तीसरा है गंधीय सूचक, जिनमें गंध होती है, जैसे इन पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्ल में कैसे बदलती है, क्षार में कैसे बदलती है, इसको हम बताते हैं। इसमें पहला आता है प्याज, लौंग का तेल आदि, ठीक है। वैनिला भी आता है, क्या आता है? वैनिला, ठीक है ना, इसकी भी गंध बदलती है। तो कैसे बदलती है ये देखते हैं। जैसे सूचक में ये हमारे प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक, ठीक है ना। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जब प्राकृतिक सूचक रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ कैसे करता है, अम्ल के साथ कैसे करता है, जैसे लिटमस है तो लिटमस क्या करेगा? लाल कर देगा। नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल करेगा। लेकिन इसका सूचक कैसा है? लिटमस कैसा होना चाहिए? नीला होना चाहिए। नीला लिटमस होगा तब क्या करेगा? वो लाल कर देगा। लाल पत्ता गोभी कैसा होगा? हरा होगा, और उसको कैसे अम्ल के साथ कैसे परिवर्तन करेगा? ये लाल में कर देगा। हल्दी लाल, इसका गंधीय सूचक कैसा होगा? लाल होगा। जब आप उसमें डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जब गंधीय सूचक डालेंगे तो कैसा होगा? लाल गंधीय सूचक होगा। ये हाइड्रेंजिया का फूल का रस है, अम्ल के साथ नीला और गंधीय सूचक के साथ गुलाबी। कृत्रिम फिनाफ्थलीन में देखिए रंगहीन गुलाबी, अम्ल के साथ रंगहीन तथा गंधीय सूचक के साथ गुलाबी। और फिर आता है मेथिल ऑरेंज। क्या आता है? मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल तथा गंधीय सूचक में पीला। गंधीय सूचक में देखेंगे तीसरा, जो हमारा तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक, सूचक का प्रकार है। इसमें प्याज का रस होता है जो अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है। तीक्ष्ण गंध मतलब तीखी गंध, तेजी से, ठीक है ना। और गंधीय सूचक में कोई नहीं। वैनिला समान गंध रहित, कोई गंध नहीं होती है। लौंग का तेल सामान्य गंध रहती है, कोई गंध नहीं होती। अम्ल के साथ भी यह समान रहता है, वनीला भी अम्ल के साथ समान रहता है, ठीक है ना। इतनी बातें हो गई। अब सूचक अम्ल और क्षार के साथ कैसे व्यवहार करता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। सूचक जो है, जैसे नीला लिटमस पेपर है, तो जब नीले लिटमस पेपर पर हम अम्ल डालते हैं, अम्ल के क्षार, इसका अम्ल और क्षार के साथ कैसे परिवर्तन होता है सूचक का, हम उसको देख रहे हैं। जब नीला लिटमस पेपर लेते हैं, उस पर अम्ल डालते हैं, तो वो क्या होता है? लाल होता है। लेकिन नीले लिटमस पेपर पर आप क्षार डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। इसका गुण कैसा है? नीला करने का ही है। तो जब ये ऑलरेडी पहले से ही नीला है तो ये नीला नहीं करेगा, अर्थात कोई रिएक्शन नहीं देगा। आप नीले लिटमस पेपर पर जब भी क्षार डालेंगे, NaOH डालेंगे, KOH डालेंगे, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार से ये कोई परिवर्तन नहीं करा, उसी प्रकार से लाल लिटमस पेपर, जब भी कोई अम्ल आप लाल पर डालेंगे, लाल लिटमस पेपर पर, आपने देखा कि नीले लिटमस को इसका गुण कैसा है? लाल करने का है। ये ऑलरेडी पहले से ही लाल है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन लाल लिटमस पेपर को यह नीला जरूर कर देगा। क्षार डालेंगे तो क्षार का गुण ही होता है कि लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देना। उसी प्रकार से जब मेथिल ऑरेंज होगा तो उस पर आप अम्ल डालेंगे तो वह लाल, और क्षार डालेंगे तो पीला। हल्दी में अम्ल डालेंगे तो पीला और क्षार डालेंगे तो लाल। हल्दी हमेशा हमको अम्लीय माध्यम में प्राप्त होती है ना, तो पीली दिखाई देती है, जिसका उपयोग हम भोजन में करते हैं ना, और क्षार डालते हैं तो लाल। ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारा गुड़हल का फूल है, जैसे ही गुड़हल के फूल पर हम अम्ल डालते हैं तो वह मजेंटा, और क्षार डालते हैं तो वह हरा। इतनी बातें हो गई सूचक के बारे में। सूचक के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। जिनको जो बातें ना समझ में आई हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जो बच्चे जिनको कहीं भी कोई भी समस्या हो रही है इस अम्ल और क्षार के चैप्टर में, वो तुरंत अपने इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ दोबारा बताइए। हम दोबारा बताएंगे, दोबारा उसी क्लास चला देंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको रोज़ का रोज़ कंप्लीट करते चलिए, और घर पर रहिए। फिर से बोल रहे हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है ना, तो सभी बच्चे घर पर रहेंगे और लोगों से मेलजोल कम करेंगे, केवल अपने घर के लोगों से ही मेलजोल बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, स्टे होम, बाय।